हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 61। लेक्चर नंबर 61 के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बड़े प्रोबेबल टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट देखिए प्रीलिम्स 2026 के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी ली है, राइट, और उसको याद कराने की भी मैं ले रहा हूँ, राइट, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे हम इनोवेटिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 2 मिनट सीरीज, जिसके अंदर 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको क्या करा जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया जाएगा जो भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ा चुके हैं। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, आप देखिएगा, बड़े मजे से आप इसके अंदर रिवाइज कर सकते हैं अपना, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिवीजन करवाने के लिए हम आपसे टेस्ट लेंगे, राइट। अब जैसे लेक्चर 1 से लेकर 5 तक का टेस्ट हो चुका है, अब लेक्चर 5 से लेकर लेक्चर 10 तक का टेस्ट होगा, तो इसको रिवाइज कर लें। 5 से लेकर 10 तक का टेस्ट, और ये टेस्ट हर संडे को होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट ले चुके हैं अभी तक हम करंट अफेयर्स के ऊपर ही, पर फिर से एक मौका दे रहे हैं आप लोगों को रिवाइज करने का, जिससे कि आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। बार बार में रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। मैं पढ़ा दूं, कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे, राइट। चलिए, इसके साथ साथ ही 10 प्रीलिम सिलेक्शन बैच हमने अच्छे से चल रहा है भी हमारा, ठीक है। 1 महीना और हम उसके अंदर पढ़ाएंगे और फिर आप देखिएगा उसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस बार हमारा, ठीक है। और उसके बाद आप मेंस का सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप चाहे तो अभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, तब आप इसके अंदर फीस जमा करा सकते हैं। अभी मेरे से बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस बैच को लेकर जाएंगे। वन ऑफ इट्स यूनिक बैच होगा, वन ऑफ इट्स काइंड बैच, राइट, जिसके अंदर हम आंसर राइटिंग को एक गेम बनाकर आपको देंगे, राइट, जिससे कि आपकी आदत लग जाएगी आंसर राइटिंग करने की। आप देखेंगे इसमें बहुत मजा आने वाला है इस वाले बैच के अंदर आपको, राइट। चलिए, जनरल स्टडी विद देवराज वर्मा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लें। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रीलिम्स 2026 के लिए जो भी कोर्सेज हम चल रहे हैं, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका देख सकते हैं। चले भाई, पहला टॉपिक, फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट अभी क्या है, न्यूज में क्यों है, बिकॉज एंटर्स 4th ईयर विथ 2 न्यू चिक्स, राइट। तो चार साल हो चुके हैं इसको, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम समझेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम समझेंगे, राइट। चलिए, इट इज, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम समझते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं गरुड़, राइट, उस तरह का पक्षी है। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, ठीक है। इट इज एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बड़ा ही एंडेमिक टाइप का है, मतलब एंडेमिक मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, राइट। जिसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर पाया जाता है, राइट, और ईस्टर्न पाकिस्तान में पाया जाता है, ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। भारत के अंदर 4 साइट्स हैं इसकी। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी सबसे बड़ी साइट, जो कि राजस्थान पर है, जहां पर ये पाए जाते हैं। नालिया गुजरात के अंदर, वरोरा और बेलारी, राइट, ये 4 जो है साइट, यहाँ पर ये पाया जाता है। बेलारी जो है कर्नाटक में है, वरोरा जो है दैट इज व्हाट, महाराष्ट्र के अंदर। नलिया इज इन गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी के अंदर, राजस्थान के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे इसका हैबिटेशन देखेंगे तो एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स के अंदर ये रहते हैं, राइट। ओपन कंट्री विद थॉर्न शब्स, ठीक है। अब देखो, ये एक तरह से ऐसे नहीं घने जंगल में रह रहे, नहीं, जो झाड़ियां वाड़ियां होती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, और बहुत सारा ओपन एरिया और आसपास झाड़ी लगी हुई, ऐसे एरिया के अंदर ये एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड के अंदर ये रहते हैं। टॉल ग्रासेस इंटरस्प्रेड विद द कल्टीवेशन, ठीक है। टॉल ग्रासेस, अगर बड़ी ग्लासेस होंगी तो आप देखेंगे बीच में जगह छोड़ गई, फिर बड़ी ग्लासेस, फिर बीच में जगह छूट गई, फिर बड़ी ग्लासेस, इस तरह की एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। इट अवॉइड्स इरिगेटेड एरियाज, इरिगेशन जो घरे भरे एरिया है, ठीक है, इरिगेटेड एरिया वहां पर नहीं पाए जाएंगे। एक तरह से आप देखेंगे एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड भी कॉमन वाली नहीं, ठीक है, इट इज एरिड सेमी एरिड, जो कि आप देखें घास फूस जो होती है ना, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो जैसे बड़ी बड़ी घासेस ग्रासेस होती हैं, राइट, जो सूख चुकी होती हैं ग्रासेस, राइट, वैसी ग्रासेस के आसपास ही मिलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसी रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी, राइट। अब देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बस्टर्ड से अपन बस्टर्ड याद कर लेंगे, बस्टर्ड, ठीक है। अब बस्टर्ड याद करेंगे तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक तरह से अपन ये समझ रहे हैं किसको बस्ट करा जाता है, ठीक है। पुलिस को कौन बस्ट, किसको बस्ट करती है पुलिस, ठीक है, किसको पकड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड,
तो इसका IUCN स्टेटस जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलें आगे हम इसके अंदर चलें। तो IUCN स्टेटस आपने इस तरह से ट्रिक से आप याद कर लेंगे। आपने हैबिटेशन इसका देख लिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा 3 और बस्टर्ड की स्पीसीज होती हैं, लेस फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड मैक्यून बस्टर्ड। ठीक है, ये इस तरह से और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाकर 4 स्पीसीज की होती है। ओमनीवोरस होता है भैया, सब कुछ खाता है, राइट, एंड वल्नरेबल टू द पावर लाइन कोलिजन। इनके सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, अभी दिक्कत बताएंगे इनकी, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ से लाइन निकल रही है, उड़ते 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 बढ़ेंगे, उसके लाइन के करंट खा के मर जाएंगे। ठीक है, पावर लाइन्स इनके लिए बहुत संकट है, क्योंकि ज्यादा हाइट पे उड़ते नहीं है, और जितनी हाइट पे उड़ते हैं उतनी ही पावर लाइन के अंदर फंस के मर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक 7 मेंबर कमेटी बनाई थी टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन द कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एफर्ट्स टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेम एरिया, राइट। थ्रेड्स अभी हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख लो, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर ये पाया जाता है, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट, और पाकिस्तान के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की हाइट होती है इसकी, 15 से 18 किलो का होता है, बहुत भारी सा। ठीक है, इतनी सी हाइट है, भारी सा है, और ये उड़ता है तो फिर इसका इतना उड़ा नहीं जाता, इतना दूर नहीं उड़ता है। ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, और प्रोटेक्टेड स्टेटस आप इसके अंदर देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखें तो शेड्यूल 1 के अंदर आता है भाई, राइट, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है। IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द राजस्थान स्टेट बर्ड, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, इसीलिए राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट गोडावन चलाया जाता है, प्रोजेक्ट गोडावन। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोजेक्ट है। Why to conserve the great Indian bustard? The state government has started Project Godawan for its conservation at the Desert National Park in the जैसलमेर। तो कहाँ पर? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। अब प्रोजेक्ट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है ये अपन समझते हैं, बट उससे पहले इनको क्या दिक्कत है, थ्रेट क्या है, इनके जीवन को कहाँ खतरा है। तो आप देखें, खतरा सबसे पहले तो प्रीडेशन से है, मतलब कि फेरल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे पागल कुत्ते होते हैं, राइट, डोमेस्टिक एंड फेरल एनिमल्स एंड नेचुरल प्रीडेटर्स टारगेट एग्स एंड द चिक्स। ठीक है, पावर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पावर लाइन में फंस के बेचारे मर जाते हैं। आर मोर वल्नरेबल ड्यू टू द नैरो फ्रंटल विजन्स एंड लार्ज साइज। एज पर द WII स्टडी 2020 के अंदर 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मर चुके थे, एनुअली मरते हैं, किससे? पावर लाइन से। पोचिंग एंड हंटिंग तो है ना, और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस के कारण, जैसे ग्रेजिंग, रिक्रिएशन, टूरिज्म डिस्टर्ब, नेस्टिंग इन द फॉरेगिंग एरियाज। ठीक है, इसके अलावा पेस्टिसाइड एक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड के कारण भी इनकी डेथ हो रही है ना। ये पेस्ट छोड़ते हैं बहुत सारे, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़े बहुत हर्ब्स को भी खाते हैं, हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस, दोनों ही ओमनीवोरस हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये पेस्टिसाइड उनके अंदर चला जाता है, दैट क्रिएटेड डेथ लाइक सिचुएशन फॉर देम। क्लाइमेट चेंज अल्टर्स हैबिटेट ग्रेडिएशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड रिसोर्सेज। इसके इन सब के कारण क्या है, इसको थ्रेट हो रहा है। अब थ्रेट हो रहा है तो जैसे प्रोजेक्ट गोडावन चल रहा है, किसके अंदर? राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये जो मिनिस्ट्री है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेकर आ रही है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च इन 2018 इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया WII और राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर प्रोजेक्ट GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपन इसके अंदर चला रहे हैं। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर प्रोजेक्ट में क्या है कि उसको जैसे कोई बच्चा मिल गया मान लो, तो उसको लेकर आ गया, उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसको अपन निगरानी में रखकर ब्रीडिंग कर रहे हैं जिससे कहीं मर नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इज देयर, इंडिया एस्टेब्लिश्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सच एज the one at the desert national park in the Rajasthan. Egg collected from the wild are incubated and chicks are raised in the controlled conditions. ठीक है, habitat protection is there, protection of grassland ecosystem in the Thar desert which are primary habitat of the bustards. Power line mitigations आप देख सकते हैं, following Supreme Court directions, efforts include undergrounding of the power lines। ये सब इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है।
कि पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड कर दो, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, फंस फंस के मर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च भी हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैटेलाइट टैगिंग एंड साइंटिफिक मॉनिटरिंग आर यूज्ड टू ट्रैक द बर्ड मूवमेंट एंड सर्वाइवल। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट के बारे में अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, दैट इज वैभव। वैभव नाम का एक बंदा है, वो बाहर रहता है। बाहर क्या रहता है, बाहर भारत छोड़ के चला गया, बाहर रहता है और वो वहां पर साइंटिस्ट है। तो ऐसे वैभवों को हमारे देश में आए, रिसर्च करें, ठीक है, हमारे देश में आकर हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, प्लस अपनी टेक्नोलॉजी बताएं, ऐसे वैभवों को के लिए एक फेलोशिप स्कीम है, दैट इज नोन एज वैश्विक भारत विज्ञान वैज्ञानिक, ठीक है, दैट इज नोन एज वैभव फेलोशिप। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल में कि अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर से बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है भारत के अंदर, और कहा जा रहा है कि यार भारत में रहकर तुम एक्सपेरिमेंट करो। इससे एक बहुत अच्छा कोलेबोरेशन हमको होगा, इससे बहुत सारे लोगों से हमको पता चलेगा कि एंटायर वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिस पे क्या हो रहा है। हमारे देश में आओ, हमारा देश में आके क्या करो, इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च करो। तो ये क्या है, वैभव है ना, इसके ऊपर लिख देना दोस्त है अपना, ठीक है, दोस्त, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डिपार्टमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग द वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी ये एक तरह से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ये एक नोडल एजेंसी इसके अंदर है। वैभव फेलोशिप एनविसेज कोलैबोरेशन बिटवीन द साइंटिस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, है ना, विद इंडियन हायर एजुकेशन, जो हमारे यहाँ से छोड़कर चले गए, राइट, और कहीं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि भाई घर मत आ परदेसी, पर तू आ यार थोड़ा सा दिन के लिए यहाँ पर रुककर थोड़ी रिसर्च विसर्च यहाँ पर भी कर ले, हमें भी पता लगेगा कि तुम्हारे देश के अंदर किस तरह से, जिस देश में अभी तुम प्रेजेंट में रह रहे हो उसमें किस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो वैभव फेलोशिप एम्स एट इंप्रूविंग रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बाय कॉलिंग वैभव, कि वैभव आ जा भाई और अपने देश के अंदर थोड़ा सा बनाकर दिखा, ठीक है, अपने देश में क्या क्या बना रहा था तो उसको थोड़ा सा भारत में बनाकर दिखा, राइट, बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो भारत के इंस्टीट्यूशंस और बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो भी वर्ल्ड के अंदर है, राइट, उसके बेसिस पे उनके बीच में कोलैबोरेशन होकर ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से फेलोशिप निकाल रहे हैं, राइट। अब देखो, अब एलिजिबिलिटी साइंटिस्ट का क्या है, जो बंदा होना चाहिए ना, दैट शुड बी नॉन रेजिडेंट इंडिया, एनआरआई होना चाहिए, हमारा ही छोड़ा हुआ बंदा, राइट। अब वो वापस भारत के अंदर आ रहा है, क्यों, सिटीजनशिप के लिए नहीं आ रहा, वो आ रहा है भारत की साइंटिफिक रिसर्च करके, ठीक है। एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओस, एनआरआईज एंड पीआईओस, ठीक है। इसके अलावा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी जा सकते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो पीआईओ, एनआरआई एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके साथ साथ उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए साहब, कम से कम, है ना। मेरा नाम उसके अंदर तभी आ सकता है जब मेरे पास पीएचडी की डिग्री हो, या फिर एमएस की डिग्री हो, या फिर एमडी की डिग्री हो, अगर नहीं है तो नहीं, राइट। फिर जो ये होता है, देखो यहाँ पर एप्लीकेंट शुड बी नॉन रेजिडेंट इंडिया, पीआईओस एंड ओसीआई, एप्लीकेंट मस्ट हैव obtained पीएचडी, एमडी, एमएस डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, applicant must be researcher engaged in an overseas academic research industrial organization with a proven track record of the research and development working in the top 500 QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर आप देखो, रिसर्चर को ऐसे स्कूल में पढ़ना, ऐसे कॉलेज के अंदर पढ़ना होगा जो कि कॉलेज वर्ल्ड रैंकिंग जो है, क्यूएस रैंकिंग आती है, उसके अंदर टॉप 500 में होगा, तभी जाकर एलिजिबल होगा। तो ये तो एलिजिबिलिटी थी किसके बाद, साइंटिस्ट के बारे में, कि साइंटिस्ट कैसा, तो साइंटिस्ट कैसा हमने कहा कि एनआरआई हो, या फिर पीआईओ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, इनमें से कोई होना चाहिए। दूसरा, भाई के पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पीएचडी की, या फिर एमडी की, या फिर एमएस की। हाँ, बंदा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो जिसकी क्यूएस रैंकिंग जो है वो एक तरह से टॉप 500 कॉलेजेस के अंदर, वो टॉप 500 कॉलेजेस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज। तीसरा ये है कि बंदा जो पढ़ रहा है, ठीक है, दैट शुड बी
वो रिसर्च कर रहा हो कहीं, राइट, कहीं पढ़ रहा हो, कहीं रिसर्च कर रहा हो, कैसे कॉलेज में रिसर्च कर रहा हो, ऐसे कॉलेज में जो क्यूएस रैंकिंग के अंदर टॉप 500 में आ रही है, ठीक है, टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर है, राइट। तो ये अपने इसके अंदर देखा। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रैंक्ड इन द टॉप 200 इन एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग एंड हैविंग एनएएसी एक ग्रेड एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के पास ये एक तरह से होना चाहिए एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन रिसर्च फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क, सॉरी, उसके अंदर उसकी 200 रैंक्स होनी चाहिए, टॉप 200 के अंदर। और नाक के अंदर नेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर ऐसा होता है इसका कुछ, ठीक है, इसके अंदर एक ग्रेड इसके अंदर हो, राइट, एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो। तो ये एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन है, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए, राइट। फिर अब देखते हैं अपन फेलोशिप एंड सपोर्ट क्या है इसके अंदर। तो फेलोशिप इज टेनेबल ओनली इन इंडिया, भारत के अंदर होगा, एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरी एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड R&D institution. The host institution should provide necessary administrative and infrastructure support. Fellowship is for 1 to 2 months each year for a period of the 3 years. ठीक है, 1 से 2 महीने के लिए हर साल फेलोशिप क्या होगा, 1 से 2 महीने के लिए होगा, और 3 साल के अंदर 3 साल तक अपनी स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलेगी, राइट। फेलोशिप को अगर हम देखें तो USD $5,000, ठीक है, USD मतलब $5,000 होगी। इंटरनेशनल ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन टू द प्लेस ऑफ वर्क इन इंडिया इन द बिजनेस क्लास। देखो टिकट भी मिलेगा इसको, बंदा आएगा ना बाहर से, तो बाहर से आने का टिकट भी मिलेगा बिजनेस क्लास का, ठीक है, रहने का भी मिलेगा, खाने का भी मिलेगा, कंटिजेंसी फंड भी होगा, कोई जरूरत पड़ जाए एकदम से, ठीक है, तो 1 लाख पर ईयर, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहा है, राइट, तो उसके अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर कंटिजेंसी ₹1 लाख पर ईयर, अकोमोडेशन इज 3 to 4 स्टार होटल, डोमेस्टिक ट्रेवल फॉर द एकेडमिक पर्पस अप टू 2 stations in area. The host institution will get 10 lakh per year for hosting the scientist, है ना। होस्ट इंस्टीट्यूशन को मिलेगा ये पैसा, ठीक है, 10 लाख रुपए मिलेगा पर ईयर गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई तू उसको रख रहा है साइंटिस्ट को, ठीक है, फॉर होस्टिंग द साइंटिस्ट एंड प्रोवाइडिंग ऑफिशियल ऑफिस लैब अकोमोडेशंस एंड फैसिलिटेशन फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो बाहर के लोग आकर यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, बस यही प्रोग्राम है, दैट इज वैभव, और उसके अंदर ये फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्लू लाइन। ब्लू लाइन एक लाइन है जो कि किसके बीच में, आप देख सकते हैं, लेबनान और इजराइल के बीच में बनी हुई लाइन, दैट इज नोन एज ब्लू लाइन, ठीक है, इनके बॉर्डर को सेपरेट कर रही है ब्लू लाइन। तो कभी ऐसा आ जाए, ब्लू लाइन इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन द इजराइल एंड द लेबनान established by United Nations in 2000 to verify Israel's withdrawal from the southern Lebanon। देखो ये किसी वार के अंदर इजराइल ने क्या करा था, लेबनान को ले लिया था, ठीक है, लेबनान के सदर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था, फिर उसने वापस रिटर्न कर लिया था। तो उसके बाद एक बाउंड्री बनी है दैट इज नोन एज ब्लू लाइन, जिसके अंदर इजराइल ने जो छीन लिया था पहले वो वापस रिटर्न कर दिया। इसका ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए यूनाइटेड नेशन ने इनके बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाई। इट इज नॉट एन ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर बट ए टेम्पररी डिमार्केशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। देखो 1945 में क्या हुआ, द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन द इजराइल एंड लेबनान वाज डिफाइंड बाय द आर्मिस्टिक्स एग्रीमेंट आफ्टर 1948 अरब इजरायली वार। उसके बाद इस एग्रीमेंट से इनका चल रहा था बॉर्डर। इजराइल इन्वेडेड सदर्न लेबनान। अब 78 के अंदर क्या होगा, इजराइल सदर्न लेबनान को इन्वेड कर देगा इन रेस्पॉन्स टू द पैलेस्टीनियन मिलिट्री अटैक, क्योंकि पैलेस्टीनियंस जो है उसके ऊपर मिलिट्री अटैक कर रहे थे, उनको लगा भाई लेबनान जो है, ठीक है, उसके इशारे पे ये सब हो रहा है, ठीक है। और लेबनान वाज मतलब उसके अंदर लेबनान के अंदर जो लोग हैं, राइट, हिजबुल्लाह, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज सपोर्टेड बाय द ईरान, राइट, और ईरान इज अगेंस्ट द इजराइल और पैलेस्टीन इज आल्सो अगेंस्ट द इजराइल। तो जब भी पैलेस्टीन का हमला होने लगता था इजराइल, तो इजराइल के साथ, तो ब्लू लाइन जो थी ना बड़ी गर्म हो जाती थी, मतलब वहां से लेबनान से भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर और ये सब चीजें आते थे। इजराइल 1982 के अंदर इजराइल रेज्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ड्यूरिंग द लेबनान वार ऑक्यूपाइंग पार्ट ऑफ द टेरिटरी। फिर 2000 के अंदर हम देखेंगे अंडर प्रेशर इजराइल विथड्रॉल फ्रॉम द सदर्न लेबनान एंड द यूनाइटेड नेशन ड्रू द ब्लू लाइन टू कंफर्म compliance with the resolution 425, right?
अब की फीचर क्या है इसके अंदर, कितने किलोमीटर बड़ी है ये, 120 किलोमीटर बड़ी है, इसराइल लेबनान के बॉर्डर पे है, मार्क बाय द ब्लू बैरल एंड बॉर्डर फेंसेस इन सम एरियाज, हिजबुल्लाह एंड इजराइल डिफेंस फोर्सेस फ्रीक्वेंटली एंगेज इन द स्क्रिमिश नियर द बॉर्डर, है ना, इनके बीच में इधर लड़ाई चलती रहती है, इसलिए ये न्यूज में भी रहती है। अब आइए हम समझ लें कि इसराइल जो है ना कंट्री, अब देखो बहुत सारे मैप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक बार पूछा गया था कि अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्री क्या है, एक बार पूछा गया था नाटो में कितने देश हैं, राइट, कौन कौन से देश नाटो के अंदर है, एक बार ये भी पूछा गया था कि कैस्पियन सी की सराउंडिंग कौन सी कंट्री है, और एक बार ये भी पूछा गया था मेडिटेरियन सी की सराउंडिंग कौन सी कंट्री है। तो ये सारा मैप जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट पहले इसराइल को हम याद कर लेते हैं, कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ इसराइल को। तो इसराइल एक ऐसा बंदा है, ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इसराइल को ऐसा माना जाता है बहुत ही इंटेलिजेंट है साहब, बहुत ही दिमाग था इसके अंदर, दिमाग है इसके अंदर, तभी तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक अपग्रेडेशन अपना ये कर पाए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसराइल, तो इसराइल के ऊपर लेबनान है, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे जॉर्डन है, नीचे अगर आप देखेंगे इजिप्ट है, राइट, ये सारी कंट्रीज के अंदर है। तब कैसे याद करोगे, इसराइल जो कि बड़ा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट पता है क्यों है, क्योंकि भगवान ने उनको शुरू से एक लैब दी है सर के अंदर, सर जैसे यहाँ ये आदमी समझ लो, इसराइल एक पर्सन समझ लो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका सर हो गया, ठीक है, सर के ऊपर लैब रख गई लेबनान, ठीक है। अब इसके दो दोस्त हैं इसराइल के, एक है सीरिया और एक है जॉर्डन, इन दोनों से बहुत प्यार करता है सीरिया और जॉर्डन से, और इसने हमें जीप खरीदी है, राइट, जीप खरीदी है, दैट इज इजिप्ट। तो जीप के ऊपर बैठता है और इसके सर के ऊपर क्या रखी हुई, लैब, सोच कर देखो, यहाँ पर लैब सर के ऊपर रखी है और खुद जीप पे घूम रहा है, तो लैब के गिरने का डर है, राइट। खैर, आई होप दिस इज क्लियर। तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और आप देख सकते हैं इजिप्ट, दिस आर द कंट्री दैट सराउंड्स इसराइल। अब इसी तरह से अभी ईरान के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, ठीक है, और ईरान के अंदर भी ईरान और इसराइल का वार हो रहा है, तो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज भी वो पूछ सकता है, इज वेरी इंटेलिजेंट, यूपीएससी ईरान की नेबरिंग कंट्री आपसे पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईरान के अंदर तुर्कमेनिस्तान इज देयर, अफगानिस्तान इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, मतलब ईरान के यहाँ पर वेस्ट साइड एक तरह से नल है, एक टैप, ठीक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान और जिसमें पाकिस्तान है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अजरबैजान, अर्मेनिया, ठीक है, फिर हम देखें आगे बढ़े तो टर्की इज देयर, तो टर्की, अरबीज, अजरबैजान और अर्मेनिया इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पर टैप नल खुला हुआ है इधर की साइड, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे अजरबैजान, अजर अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया, टर्की, इराक, राइट। तो ये सारी कंट्रीज जो है ना, दे आर द नेबरिंग कंट्रीज, और यहाँ पे टैप तो खुला ही हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फिर हम ये देखेंगे इराक, टर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिस आर द कंट्रीज, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट इज डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे क्लॉक क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो 1947 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तरह से साइंटिस्ट थे, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक साइंटिस्ट ऐसे है, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पर इसने क्या करा, इन्होंने कहा कि मैं तुमको डूम्सडे क्लॉक देता हूँ, मतलब वो टाइम पीरियड जब भारत, जब पूरा विश्व जो होगा ना वो एक कैटास्ट्रॉफ के अंदर फंस जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज, डेंजरस टेक्नोलॉजीज, राइट, ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ के और कितनी पास है उसके, राइट, एक तरह से आप देखेंगे कितनी पास है ह्यूमैनिटी ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ के, वो दिखाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, डूम्सडे क्लॉक इज ए सिंबॉलिक क्लॉक दैट शोज हाउ क्लोज ह्यूमैनिटी इज टू ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ such as nuclear war, climate change, or dangerous technologies. It was created in 1947 by scientists of Bulletin of the Atmospheric Research, many of whom worked for the Manhattan Project. Right? अब ये देखो इसके अंदर ये होता है ना कि it is now 85 सेकेंड टू मिडनाइट। मिडनाइट मतलब जैसे 12 बजेंगे, तो 12 बज, जब इस घड़ी में 12 बज जाएंगे ना तो सब कुछ खत्म है। तो अभी ऐसे बोल रहे हैं 85 सेकेंड टू मिडनाइट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये छोटी सुई रही होगी, बड़ी सुई रहेगी, तो 85 सेकेंड का गैप आ रहा है अभी बीच में, राइट। आज की डेट में अगर हम देखें ना
On 27th January 2026, doomsday clock was set at the 85 seconds to the midnight. The closest to the close, आज तक कभी इतना closest अपन इसको लेकर नहीं गए, राइट। स्टार्टिंग में जब थी, जब 7 मिनट थी, 7 मिनट से घटते घटते आज जो है 85 सेकेंड्स आर देयर। तो metaphorically the clock's minute hand moves closer to the farther from the midnight depending on the level of the threat thought to be posed by the nuclear weapon, climate change or disruptive technologies, right? तो कब हुआ था ये स्टार्ट? 1947 के अंदर हुआ था। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में से किसी ने करा था, राइट, विच वाज फाउंडेड 2 years अर्लियर, राइट। 2 साल ही हुए थे अब इसको, और इसने भाई ने एक क्लॉक बना दी 1947 के अंदर। ड्यूरिंग दैट टाइम द क्लॉक वाज सेट एट द 7 टाइम टू द मिडनाइट, ठीक है। सिंस इट्स इन्वेंशन इन 1947 द क्लॉक हैज बीन रीसेट 27 टाइम। 27 टाइम इसका रीसेट हो चुका है। और अब जो क्लॉक करी है वो दैट इज की वेरी डेंजरस थिंग, कि वो बहुत ही ज्यादा पास है, 85 सेकेंड है टू द मिडनाइट, ठीक है। चलो, तो इसके बाद फिर डूम्सडे आ जाएगा, राइट। सिर्फ अपने पास इतनी ही मिनट्स बची हैं, मतलब काफी नजदीक आ गया है ना। इन 2008 द साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड वाज फॉर्मली सेपरेटेड from the governing board and entrusted with the responsibility to set time. Since that time, the science and security boards have been meet twice a year to discuss world event and reset the clock as necessary. ठीक है। I hope this is clear to everyone. और यहीं तक रखें आज। That's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care.